कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, नमो नमः आप सबको। मेरा नाम रागिनी है और मैं आप सबको CUET 2024 के लिए संस्कृत पढ़ाऊंगी। और आप सबकी जिम्मेदारी मेरी है, आप सबको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। पाठ्यक्रम हो गया, सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम, और चाहे क्वेश्चंस हो गए या फिर जो भी इसके रिलेटेड लेक्चर्स होंगे, वो सब आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। संस्कृत विषय के लिए मैं इतना कह सकती हूँ आपको। तो अभी 6-8 महीने परीक्षा में रह गए हैं, तो हम जानते हैं कि आपको सिलेबस पहले जाना ज़रूरी है कि सिलेबस क्या क्या है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर शब्द रूपाणी वाक्येषु विभक्ति प्रयोगा। तो इसमें शब्द रूप में अजंता में हम लोग जानते हैं 2 प्रकार होते हैं, अजंता और हलंता। तो इसमें क्या होता है कि इसमें देख ले कितने कितने शब्द रूप हैं। बालक शब्द रूप हो गया, फल शब्द रूप हो गया, रमा हो गया, कवि हो गया, मति हो गया, वारी हो गया, नदी हो गया, शिशु, धेनु, मधु, पितृ, मातृ, द्वितीय, सखी, दात्री, नृ, स्वस और अक्षी। तो मैं बता दूं, जैसे बालक शब्द रूप हो गया, ये अकारांत शब्द रूप है, अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो बालक और फल लगभग एक जैसा होता है और थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। तो मैं आपको पूरे बेसिक से समझाऊंगी कि जिसने आज तक नहीं पढ़ा हो उसे भी समझ आ जाए। तो आपको उसकी चिंता भी करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, दूसरा हलंता में देख लेते हैं। हलंता में क्या क्या है? राजन, भवत, आत्मन, विद्वस, वाच, पथिन, मरुत, ताद्रिक, दिश, धनिन, पंचन, अष्टन, नवन और दशन। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, सर्वनाम में कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। ठीक है, सर्वनाम के शब्द रूप भी होते हैं ना, सब शब्द रूप में यहाँ पर देखिए क्या क्या है। यहाँ पे है सर्व, तत्, यत्, किम, इदम, त्रिषु लिंगेषु, यानी तीनों लिंगों में। कौन कौन से लिंग? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तीनों लिंग में आपको ये याद करना होगा। मैं आपको प्रारूप बता दूंगी। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये पुस्तक संस्कृत सहचर के नाम से आती है। तो जिनके पास नहीं है वो ले सकते हैं, अधिक मूल्य नहीं है इसका, कम दाम में आ जाएगा। तो ये पुस्तक अगर आप रखेंगे अपने पास तो मैं इसमें भी आपको बता पाऊंगी कि आप कहाँ से क्या डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊंगी, अपने इस चैनल पे भी मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगी, लेकिन अगर ये पुस्तक आपके पास रहेगी तो अभ्यास के लिए बहुत उत्तम रहेगा। तो आप इसे रख सकते हैं अपने पास, रखेंगे तो उचित रहेगा। आगे भी जैसे कि आप अभी UG करके एडमिशन लेंगे संस्कृत ऑनर्स में, या फिर और भी अलग अलग कोर्स में, JNU में कोर्स है आयुर्वेदा बायोलॉजी वाला, उसमें भी संस्कृत विषय चलता है। तो उसके लिए भी आपको एंट्रेंस देना होगा संस्कृत का। तो उन जगहों पर भी आपको आगे भी कॉलेज में भी ये काम आएगा। बेसिक्स के लिए ये पुस्तक बहुत अच्छी है। तो आपके पास अगर ना हो तो आप ले सकते हैं इसे। संस्कृत सहचर के नाम से आती है। एक और ऐसी किताब है संस्कृत सुबोधिनी। तो इन दोनों में से या फिर इस तरह की कोई किताब अगर आपके दृष्टि में हो तो आप ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आप अभी मैं आपको बता दे रही हूँ आगे धातु रूप में क्या क्या ये देख लेते हैं। धातु रूप में यहाँ पे परस्मैपदी और आत्मनेपदी होता है। तो आप देख लीजिए परस्मैपदी में क्या है और आत्मनेपदी में क्या है। एक बार आपको मैं हट जा रही हूँ और बता भी दे रही हूँ। परस्मैपदी में गम है, नम है, अस है, हस है, श्रु है, नश है, आप है, शक है, ईश है, पृच्छ है, क्री है, ज्ञा है, भक्ष है, चिंत है, नृत्य है, कथ है, नी है और पच है। ठीक है। और यहाँ आत्मनेपदी में देखते हैं, आत्मनेपदी में क्या क्या है हमारे पास। आत्मनेपदी में हमारे पास है लब, सेव, वंद, याच, लट, लृट, लंग, लकारेशु। मतलब इसमें 5 लकार नहीं पढ़ने हैं, ऊपर ये 5 लकार में पढ़ने हैं। जो परस्मैपदी वाला है वो हम लोग को लट यानी वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल जो होता है उसमें लट लकार, लृट लकार। लृट लकार मतलब क्या होता है? भविष्यत काल, ये भविष्य में जो प्रारूप चलता है धातु रूप का वो। उसके बाद हो गया लोट लकार। लोट लंग होता है भूतकाल, लोट होता है आज्ञा या अनुज्ञा के लिए। ठीक है, उस तरह से इसका प्रयोग होगा। लंग लकार यानी भूतकाल, जो भूतकाल का प्रारूप चलता है धातु रूप का, वो लंग लकार। और विधिलिंग, विधिलिंग मतलब होता है कि अगर हम किसी को कुछ कहते हैं ना कि सजेशन देना, अंग्रेजी में हम लोग किसी को सजेशन देते हैं, किसी को सलाह देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, उस सेंस में क्या होगा? विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। तो इन 5 लकार में हम परस्मैपदी के जितने धातु रूप हैं उसको सीखेंगे, पढ़ेंगे। और आत्मनेपदी में हमें सिर्फ 3 लकार में पढ़ने। कौन कौन से? लट लकार में यानी वर्तमान काल में, लृट लकार में यानी भविष्यत काल में, और लंग लकार यानी भूतकाल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब संधि है। संधि जानते हैं ना
संधि, संधि विच्छेद, यानी संधि अगर आप सीख लेंगे तो आप संधि विच्छेद अपने आप सीख जाएंगे। संधि सीखेंगे संधि विच्छेद सीखेंगे, संधि विच्छेद सीखेंगे तो संधि सीखेंगे ही। तो इंटरकनेक्टेड है, वो भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। इसमें हमें आप जानते ही हैं कि कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 भेद होते हैं। तो उसमें स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं 5, उसमें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि और पूर्व रूप, ये हमें पढ़ना है। व्यंजन संधि में श्रुत्वम, उसके बाद जशत्वम, सृष्टवम, अनुनासिका, अनुस्वारा, परस्वर्ण, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद विसर्ग संधि में उत्तम, रत्वम, लोपा, विसर्ग स्थाने च, सहलंत, शहलंत, शहलंत, ठीक है। तो ये आपको अगर जिसे समझ नहीं आ रहा तो मैं से एक एक करके सब समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। उसके लिए परेशानी की बात नहीं है, पहले आप देख लीजिए कि सिलेबस क्या क्या है अपने पास। फिर समास, जैसे संधि, संधि विच्छेद है, वैसे समास और समास विग्रह। तो समास में देखिए अव्ययी भाव समास होता है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। हमें शायद 4 ही पढ़ने हैं, हाँ हमें 4 ही पढ़ने इधर, ठीक है। तो अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुव्रीहि, इसमें देख लीजिए अव्ययी भाव में यथा, प्रति, उप, अनु, निर, सह, अधि, ये पढ़ना है। द्वंद्व में इतरेतर द्वंद्वः, समाहारः, एकशेषः। तत्पुरुष में विभक्ति तत्पुरुषः, कर्मधारयः, द्विगुः और उपपद तत्पुरुषः। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। अभी तो मैं जब भी स्टार्ट करूंगी, शुरुआत करूंगी, तो मुझे बहुत उम्मीद, आशा है कि आप लोगों को मैं समझा पाऊंगी। और जो भी आपके प्रश्न होंगे, मान लीजिए किसी को डाउट आएगा ही, मैं एक तो बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगी। अब फिर भी अगर किसी को कोई समस्या आएगी तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, आपको संस्कृत के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। उसके आगे बहुव्रीहि समास इधर हो गया, ठीक है। अब प्रत्यय देख लीजिए। प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय हमें पढ़ने हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में त, तवतु, तव्य, अनियर, क्षत्रि, शानाचर, तिन, ठीक है। और तद्धित प्रत्यय में मतुप, इन, ठक, ठै, त्व, तल। और अब स्त्री प्रत्यय में 2 ही पढ़ने हैं, टाप और नीप, ठीक है। अब आगे देखते हैं उपपद विभक्ति प्रयोगा। ये मैं आपको बता देती हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए, मैं आपके लिए लिखकर भी लेकर आई हूँ, आप सबके लिए सब कुछ तैयार करके रखा है। ये जो उपपद विभक्ति प्रयोगा वाला, ये हमें पढ़ना है ना, इसमें बस कारक के सूत्र हैं कि कहाँ पर किसका प्रयोग किस प्रकार होगा, ठीक है। तो आप संस्कृत सहचर्य पुस्तक जैसे मैंने बताई ना, इसमें मैंने पेज नंबर 112 से 127 तक वर्णन है इसका। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी आगे, लेकिन अगर कोई एक बार देखना चाह रहा हो कि ये क्या है, जिसने कभी देखा ना हो कि या पढ़ा ना हो इसके विषय में, तो वो आगे इसको एक बार देख सकते हैं कि किस बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये उपपद विभक्ति प्रयोगा हो गया। अब भाषिक कार्यों में, मतलब समझ रहे हैं ना, उसमें हम लोग को विशेषण विशेष्य पद चयनम, मतलब भाषिक कार्य मतलब पैसेज हो गया। पैसेज होता है ना हमारा, अंग्रेजी में हम लोग पैसेज, हिंदी में गद्यांश कहते हैं। तो संस्कृत में जो गद्यांश आएगा तो उसमें हमें जैसे कि आपको एक पूरा गद्यांश रहेगा, उसमें ऐसे बताया जाता है कि इस एक पंक्ति देगा लिखकर और 4 ऑप्शंस होते हैं। उसमें पूछता है कि बताइए इसमें इस विशेषण का विशेष्य पद क्या होगा, या फिर इस विशेष्य पद का विशेषण क्या होगा। इस प्रकार से प्रश्न रहते हैं। तो पढ़ाने के बाद मैं जब प्रश्न का वो अभ्यास करवाऊंगी तो आप सब समझ में आ जाएगा आपको। फिर यहाँ पर देखिए कर्तरी क्रियापद चयनम है, यानी यहाँ पर कर्तरी क्रियापद चयनम की कर्ता, क्रिया, कर्म, इस जैसे एक आपको सेंटेंस दे दिया, एक वाक्य दे दिया, इसका कर्ता पद बताइए, इसका कर्म क्या होगा। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। उसके बाद पर्याय विलोम पद चयनम, मतलब जैसे बताए गद्यांश के विषय में, ऊपर के दोनों उदाहरण के समान ही यहाँ पर क्या होगा, कोई वाक्य देगा, उसमें एक शब्द उठाएगा और बोलेगा कि इसका विलोम शब्द बताइए और 4 ऑप्शन देगा। तो ये भाषिक कार्य में ये अभ्यास से हो जाएगा। अधिक इसमें दिक्कत की बात नहीं है, सरल प्रश्न ही आते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, मैं आपको आने भी नहीं दूंगी। चलिए आगे देख लेते हैं छंद। ये मैं आपको एक मज़े की बात बता दूं, ये जो प्रश्न संस्कृत विषय में क्या होता है ना कि 200 अंक यानी 200 मार्क्स की पूरी परीक्षा होती है। उसमें से ये है कि बांटा रहता है, मतलब कि इतने नंबर का ये आएगा, इतने नंबर का ये आएगा, लेकिन CUET की हम लोग और NTA वालों की कोई गारंटी तो हम लोग ले नहीं सकते कि किस प्रकार वो क्या कर देंगे। सब जान ही रहे हैं आप लोग कैसे क्या हो रहा है। तो तो ये छंद वाला जो है, टोटल प्रश्न 50 होते हैं, ठीक है। और 50 में से आपको 40 करने होते हैं, क्योंकि 40 गुना 5 करिए, एक प्रश्न पर 5 मार्क्स होते हैं, तो 200 मार्क्स हो गए। तो 50 में से 40 करने हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको जिन्होंने बेसिक से नहीं पढ़ी है, पर ये भी मैं आपको समझा दूँगी तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा और कॉलेज में आपको बहुत काम भी आएगा ये।
ये छंद जितने भी हैं, जितने प्रकार के छंद होते हैं, और साहित्य के जो विद्यार्थी हैं जो छंद आदि कविताएं रचना आदि करेंगे उनके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा। आगे बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा इसका, बहुत सहयोगी सिद्ध होगा आप सबके लिए। तो अगर कोई व्यक्ति इसे नहीं भी पढ़ना चाह रहा है या फिर नहीं समझ पाएगा तो उसके लिए भी कोई समस्या नहीं है। 50 में से 2-3 प्रश्न इसके आते हैं, तो अगर आपने इसको छोड़ के भी बाकी सारा अच्छे से कर लिया तो आपके 40 नंबर, यानी 200 में से 200 नंबर कोई कहीं लेके नहीं जाएगा, पूरे नंबर आएंगे आपके। तो ये जितने भी हैं छंद आदि, जैसे कि ये अनुष्टुप छंद होते हैं, उपजाति छंद होते हैं। वाल्मीकि रामायण है ना अपना, वाल्मीकि रामायण अनुष्टुप छंद में ही लिखा गया है अधिकतर, उसके जितने भी श्लोक आदि हैं। अनुष्टुप हो गया, उपजाति हो गया, वंशस्थम हो गया, वसंत तिलका हो गया, मालिनी हो गया, शिखरणी हो गया, शार्दुल विक्रीडतम हो गया, मंदाक्रांता हो गया। बहुत प्यारा छंद है। आप अगर ग्रंथ आदि पढ़ते होंगे तो आप इन सभी छंदों से आप अवगत हैं। किताबों जो भी ग्रंथ आदि आप पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि कौन सा छंद का ये उदाहरण है। लेकिन मैं आपको जब पढ़ाते जाऊँगी तो मैं आपको बताते जाऊँगी ये उदाहरण, फिर आपको और अच्छा लगेगा कि चलिए तो हमें आता ही है। आगे देख लेते हैं। आगे देख लीजिए अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। इसमें हमें अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार पढ़ना है, और अर्थालंकार में उपमा पढ़ना है, रूपक पढ़ना है, उत्प्रेक्षा पढ़ना है, और अर्थांतर न्यासः पढ़ना है। और संस्कृत साहित्य से सामान्य परिचय, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता। मैंने भी परीक्षा पास की है, 200 में से तो 85 नंबर आए थे मेरे, और 15 नंबर मेरी गलती नहीं थी, इसमें मेरे नंबर कट गए, कैसे कटे नहीं मालूम। बहुत दिक्कतें हुई थी इस वर्ष परीक्षा में, एनटीए के द्वारा, आप सब जानते हैं इस बात को जिन्होंने देखा होगा। तो ये इसमें क्या होता है ना कि आपको अधिक प्रश्न से नहीं आते हैं। एक पीडीएफ है मेरे पास में, और मैं आपको उसमें समझा दूंगी क्या कैसे है। इसमें मेनली है कि किस जो भी हम साहित्य है ना, तो साहित्य के जितने भी बड़े लेखक हुए, जैसे कालिदास हो गए, तो इन्होंने जो भी ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों का नाम केवल आता है कि इस ग्रंथ को किसने लिखा है, इस महाकाव्य को किसने लिखा है। इस प्रकार से ऐसे 2-4 प्रश्न आते हैं इससे, ठीक है। या कवि कालिदास ने टोटल कितने ग्रंथ लिखे हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इस 3-4 प्रश्न आते हैं, मतलब मान लीजिए 15-20 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है, जो मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक करके, अभी बहुत समय है अपने पास, अच्छे से अगर 1-1 घंटा भी रोज समय दें, हफ्ते में 3-4 दिन अगर 1-1 घंटा आप समय दे दें, हफ्ते में 4 घंटे मांग रही हूँ बस, हफ्ते में 4-4.5 घंटे, तो मान लीजिए आपका 200 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ये हमारी गारंटी, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हमारा प्लेटफॉर्म एग्जाम वट, ये वट वृक्ष जो है आप सभी विद्यार्थियों को सींचने के लिए बना है। आप जुड़िए, शेयर करिए और लोगों को जोड़िए, अपना दूसरों का भी भला करिए। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। ये नहीं कि हमें मिल गया तो मैं किसी को शेयर नहीं करूँगा भाई अब, ठीक है। और जिनके पास ये संस्कृत सहचर की पुस्तक ना हो वो ले सकते हैं, अच्छी किताब है, ठीक है। संस्कृत सहचर ले लीजिए, सुबोधिनी ले लीजिए, जो ले लीजिए। ये तो प्रारूप हो गया अपना। इसके बाद जो है हमारी जो क्लासेज आएंगी, आप सबके लिए हम एक अच्छा कोर्स भी डिज़ाइन करेंगे बहुत जल्दी, जिससे आपको और रेगुलरली सब कुछ उपलब्ध हो पाए, पीडीएफ, क्वेश्चन, सब कुछ, जिससे आपको कहीं समस्या नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, महादेव आप सभी को, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, नमो नमः। बहुत अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए, मूल से जुड़े रहिए। हम युवा पीढ़ी जब तक मूल से नहीं जुड़े रहेंगे फिर हमारा चरम उत्कर्ष पर पहुंचने का सपना ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले बार, अगले लेक्चर में। चलिए।